नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का मेरा लेक्चर रहेगा एनिमल हस्बेंड्री। तो पिछले लेक्चर में हमने आप सबको आज तक जो हमने कंप्लीट कराए हैं, तो हमने यानी गाय की जितनी भी ब्रीड्स थी हमने उसको पूरा बता दिया, दुधारू, द्विकाजी, भारवाही और विदेशी नस्ल। अब हमने स्टार्ट किया था भैंस की नस्ल यानी बुफैलो ब्रीड्स। क्या बुफैलो ब्रीड्स यानी भैंस की प्रजातियाँ। तो भैंस की प्रजाति में हमने 2-3 ब्रीड्स के बारे में अच्छे से आप सबको बता दिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे, उसके आगे देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं ये बताते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश मौर्य, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये जरूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी मानते कमी होती तो उसको आप जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। तो आज हम जो भैंस की नस्ल थी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, मुर्रा, भदावरी और नीली रावी। 3 ब्रीड्स हमने आप सबको बता दिया था। आज उससे के आगे स्टार्ट करेंगे। जो अगली हमारी ब्रीड्स की प्रजाति हो जाएगी जाफराबादी। जाफराबादी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये किसकी ब्रीड्स, भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की नस्ल यानी जाफराबादी जो प्रजाति है किसकी है? भैंस की प्रजाति है। अब आएगा तो इसका मूल स्थान यानी नेटिव प्लेस सबसे पहले देखेंगे। मूल स्थान जिसे हम क्या बोलते हैं? नेटिव प्लेस। अब जो जाफराबादी भैंस, इसका मूल स्थान कहां पर माना जाता है? तो इस यानी इस नस्ल का जो मूल स्थान होता है दक्षिणी काठियावाड़। क्या हो जाएगा? दक्षिणी काठियावाड़ जिला माना जाता है। ये ध्यान रखना, दक्षिणी गुजरात राज्य का दक्षिणी काठियावाड़ जिला माना जाता है। तो जाफराबादी भैंस का जो मूल स्थान है, इस नस्ल का मूल स्थान इस नस्ल का मूल स्थान जाफराबादी, इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात राज्य का दक्षिणी काठियावाड़ गुजरात राज्य का दक्षिणी काठियावाड़ क्षेत्र माना जाता है। तो ये हो जाएगा। यानी जो हमारी जो जाफराबादी नस्ल है भैंस की है, इसका मूल स्थान कहाँ पर है? यानी नेटिव प्लेस। तो इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात राज्य का दक्षिणी काठियावाड़ क्षेत्र माना जाता है। और इस नस्ल को हम मिनी एलिफेंट के नाम से जाने जाते हैं, यानी छोटे हाथी के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, जाफराबादी भैंस की नस्ल को कहते हैं जाफराबादी भैंस की नस्ल को कहते हैं। तो जाफराबादी जो भैंस की नस्ल, इसे क्या कहा जाता है? मिनी एलिफेंट यानी छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, मिनी एलिफेंट, या इसे हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं छोटा हाथी। क्या लिख सकते हैं? मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि मिनी एलिफेंट किसको कहा जाता है? गाय, भैंस, बकरी। तो भैंस को कहा जाता है। भैंस के किस नस्ल को कहा जाता? तो जाफराबादी को कहा जाता है। किसको? जाफराबादी को कहा जाता है। जाफराबादी। और अगला क्वेश्चन, जाफराबादी भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है क्या? जाफराबादी भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है तो ये ध्यान रखना कि जाफराबादी किसकी? भैंस की सबसे भारी नस्ल मानी जाती। क्या?
सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। और सबसे छोटी हमने आप सबको बता दिया भदावरी नस्ल। किसको माना जाता है? भदावरी नस्ल को माना जाता है। तो भैंस की अगर सबसे भारी नस्ल किसे माना जाता है? जाफराबादी को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जाफराबादी नस्ल के पशुओं के थन तथा गलकंबन पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। जाफराबादी नस्ल के पशुओं के थन तथा गलकंबल पूर्ण रूप से विकसित माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो जाफराबादी नस्ल के पशुओं का थन तथा गलकंबल पूर्ण रूप से विकसित माना, यानी इनका थन तथा गलकंबल बड़ा होता है, नहीं अच्छी तरीके से डेवलपमेंट या विकास होता है। तो इसको हम देख रहे हैं, एक बार दोबारा आप सबको बता देंगे कि जाफराबादी जो भैंस की इस नस्ल का मूल स्थान दक्षिण गुजरात राज्य का दक्षिणी काठियावाड़ क्षेत्र माना जाता है। जाफराबादी भैंस की नस्ल को मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं, छोटी हाथी के नाम से जाना जाता है। जाफराबादी भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है। क्या होती है? भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है। जाफराबादी नस्ल के पशुओं का थन तथा गलकंबन पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इनके मतलब जो हमारे मुख्य रूप से जो इससे हमारे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों बनते हैं, तो आप सबको हम दोनों अच्छी तरीके से बता रहे हैं। और हम आगे देखते हैं, इन पशुओं का रंग काला होता है, यानी जाफराबादी नस्ल के पशुओं का रंग काला होता है। जाफराबादी नस्ल के पशुओं का रंग काला होता है। ये ध्यान रखना, यानी जाफराबादी जो नस्ल के जो पशु होते हैं उनका रंग कैसा होता है? काला होता है, यानी ब्लैक होता है, इसलिए इसे ब्लैक जेड भी कहा, यानी तो ये ध्यान रखना इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। अब इनकी उपयोगिता में हम देख लेते हैं, क्या उपयोगिता, यूटिलिटी। यानी इनका उपयोगिता क्या होता है? यह नस्ल मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है, यह ध्यान रखना। यह नस्ल मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये नस्ल जो होती है मुख्यतः किस पर्पज से पाली जाती है? तो दूध उत्पादन, किसके लिए? दूध के लिए पाली जाती है। इस नस्ल के जो बैल होते हैं, इस नस्ल के जो बैल यानी जो भैंसा होते हैं, इस नस्ल के नर पशु से बोझा ढोने का भी कार्य लिया जाता है। इस नस्ल के नर पशु से बोझा ढोने का भी कार्य लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि इस नस्ल के जो क्या होते हैं, नर होते हैं, उनसे क्या कौन सा कार्य लिया जाता है? यानी बोझा ढोने का भी कार्य लिया जाता है। क्या? बोझा ढोने का भी कार्य लिया जाता है। तो इनकी उपयोगिता में क्या क्या होता है? और ये नस्ल जो होती है काले रंग की होती है। कैसे होती है? काले रंग की होती है। अब इनका हम देख लेते हैं, नर का भार कितना होता है, यानी नर का भार और मादा का भार। इस नस्ल के
नर का भार 600 किलोग्राम। कितना होता है? 600 किलोग्राम। कितना? 600 किलोग्राम। और मादा का भार 450 किलोग्राम होता है। कितना? 450 किलोग्राम होता है। नर का भार कितना होता है? 600 किलोग्राम। मादा का भार 450। अब आ जाता है दुग्ध उत्पादन कितना होता है। यानी जाफराबादी नस्ल की जो भैंस होती है इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1300 से 1400 लीटर प्रति ब्यात। लीटर प्रति ब्यात। तो ये भी ध्यान रखना कि इस नस्ल के जो नर होते हैं इनका दुग्ध उत्पादन कितना, नर का भार हमने बता दिया, मादा का भार, और इनका दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात कितना होता है? तो 1300 से 1400 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो एक बार दोबारा हम आप सबको रिपीट कर दे रहे हैं, जाफराबादी भैंस की नस्ल के बारे में आप सबको बता रहे हैं। जाफराबादी नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है? काला होता है। उपयोगिता में क्या होता है? यह नस्ल मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। मेन पर्पज इनका मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। इस नस्ल के पशुओं को यानी जो नर होते हैं क्या भैंसा माने जाते हैं, उनका बोझा ढोने का कार्य भी किया जाता है। नर का भार 600 किलोग्राम, मादा का भार 450 किलोग्राम। दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1300 से 1400 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। अब अगली नस्ल में देखते हैं मेहसाना। कौन सी? मेहसाना। तो ये भी ध्यान रखना किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। और बकरी के भी अंतर्गत आती है, लेकिन तो पहले भैंस पढ़ा है उसके बारे में आप सबको बताते हैं। तो ये ध्यान रखना ये संकर नस्ल है। क्या? एक संकर नस्ल भैंस की या संकर नस्ल जो किसके क्रॉस से विकसित की? मुर्रा इंटू सुरती के क्रॉस से विकसित की गई है। तो पूछा जा सकता है निम्न में से भैंस की कौन सी संकर नस्ल है? तो कौन सी मेहसाना नस्ल होती? कौन सी मेहसाना नस्ल होती है? या भैंस की संकर नस्ल है जो मुर्रा इंटू सुरती के क्रॉस से विकसित की गई है। जो किससे विकसित की गई? मुर्रा इंटू सुरती के क्रॉस से विकसित की गई है। तो ये ध्यान रखना यानी इन दोनों को संकरण कराया गया था आपस में। तो कौन सी नस्ल बनी थी? मेहसाना, जो भैंस की संकर नस्ल। क्या? भैंस की संकर नस्ल है। इस नस्ल के नर का भार इस नस्ल के नर का भार 550 किलोग्राम। मादा का भार 350 किलोग्राम। कितना होता है? 350 किलोग्राम होता है। तो ये ध्यान रखना इस नस्ल के नर का भार 550 किलोग्राम और मादा का भार कितना होता है? 350 किलोग्राम होता है। अब हम देख लेते तो उपयोगिता यानी यूटिलिटी या उपयोगिता। तो यूटिलिटी या उपयोगिता क्या होता है? यानी यह भैंस की नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए। या भैंस की नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो ये ध्यान रखना ये जो भैंस की नस्ल है किस पर्पज से पाली? दुग्ध उत्पादन के लिए। किसके? दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है।
और अगला कि मेहसाना नस्ल की भैंस मध्यम आकार की होती, कैसी मध्यम आकार की होती है। मेहसाना नस्ल की भैंस मध्यम आकार की होती है। तो ये ध्यान रखना, यानी मेहसाना नस्ल की जो भैंस होती है किस आकार की, मध्यम आकार की होती है, ना ये ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा ये छोटी होती है। और इस नस्ल के पशुओं की प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है, यानी पहली बार बच्चे कितने उम्र में देने लगते हैं, तो 36 से 40 माह। तो इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी हम और ऊपर लिखते हैं। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं कि मेहसाना नस्ल एक भैंस की संकर नस्ल है जो मुर्रा इंटू सूरती के क्रॉस से विकसित की गई है। इस नस्ल के नर का भाग 550, मादा का भाग 350 होता। उपयोगिता, यह भैंस की नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। मेहसाना नस्ल की भैंस मध्यम आकार की होती, कैसे होती, मध्यम आकार की होती है। इस नस्ल के पशुओं की प्रथम ब्यात की उम्र यानी इस नस्ल के पशुओं की जो प्रथम ब्यात की उम्र होती है 36 से 40 माह। कितना होता है, 36 से 40 माह। तो ये जरूर ध्यान रखना, यानी इस नस्ल के जो पशु होते हैं इनकी पहली बार बच्चा देने की उम्र कितनी होती है, 36 से 40 माह होती है। अब इनका दुग्ध उत्पादन हम देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन कितना होता है, 1800 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। तो दुग्ध उत्पादन कितना, 1800 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है, इसलिए क्योंकि यह भैंस की संकर नस्ल है। और हम कुछ आप सबको जनरल क्वेश्चन बता रहे हैं जो यानी समझिए आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया। यानी कृत्रिम संकरण जो होता है सबसे पहले भारत में किसने कराया था, गर्भाधान किसने किया। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, किसने किया। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था, तो डॉक्टर संपत कुमार, डॉक्टर संपत कुमार ने। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने, डॉक्टर संपत कुमार ने। यानी भारत, और अगला क्वेश्चन है तो कि भारत में गाय, बैल तथा भैंसों की संख्या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। यानी भारत में अगर देखा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक गाय, बैल तथा भैंस पाए जाते हैं। भारत में गाय, बैल तथा भैंस सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे अधिक कहां पर पाई, तो उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखना कि भारत में गाय, बैल तथा भैंसों में सबसे अधिक संख्या किसकी पाई, या भारत में सबसे अधिक गाय, भैंस तथा बैल किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्यों के लिए भी उपयोग करते हैं सबसे अधिक। तो ये हमने आप सबको आज जो भैंस की नस्ल थी उसको हमने समझ लीजिए कंप्लीट करा दिया, यानी जो बुफेलो ब्रीड से उसको हमने आज पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप जरूर इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए। अगर आपको
कोई कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या हमारे जो नंबर दिया उस पर ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आप सबको ये जो पढ़ाया है लेक्चर आप सबको कैसा लगा, जरूर एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा, आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।